नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। बिहार में शिक्षक नियमावली फिर से एक बार तैयार हुई है, नए सिरे से बहाली होगी। इसके अलावा कई जगह दुर्घटना हुई है बिहार में। इन सारी खबरों पर इस 10 मिनट में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें बिहार के कैबिनेट की हुई उस बैठक की जिसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली को फिर से एक बार फाइनल किया गया है। नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली बैठक आज हुई जिसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई। 7वें फेज के शिक्षक नियमावली पर मुहर लग गई है। नई नियमावली से राज्य के करीब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी इजाफा किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाइयाँ भंग कर दी हैं। किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। राज्य सरकार की अब नई नियमावली होगी। आयोग परीक्षा लेगा, राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में CTET और STET पास अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार राज्य शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 को आज स्वीकृति दी गई। नए नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। 8वीं तक के लिए महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी इजाफा किया गया है। वेतनभोगी और पेंशनभोगी को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से DA का इजाफा किया गया है। 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में नौकरशाहों के मोबाइल प्रेम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नौकरशाहों के मोबाइल प्रेम से परेशान होकर उनको झिड़की भी दी। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों भी एक कार्यक्रम में इस बात पर नाराज़गी जताई थी कि जब वो बोलते रहते हैं तो लोग मोबाइल देखते रहते हैं। आज सोमवार को जनता दरबार के दौरान भी CM की इसी बात को लेकर नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने जनता दरबार में ही फ़ोन देख रहे प्रधान सचिव की क्लास लगा दी। दरअसल सोमवार को काफ़ी दिनों बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में आए। वो तमाम जिलों से आए हुए लोगों की फरियाद सुन रहे थे। इसी बीच एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में हो रही धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री ने उनकी सारी बातें सुनने के बाद बगल में मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। फरियादी ने कहा कि वो राज्य के एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको उनका अनुदान राशि नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर वो रजिस्ट्रार और कुलपति से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि कॉलेज प्रबंधन में वैसे ही लोग बैठे हैं जो रजिस्ट्रार और कुलपति के करीबी हैं। फरियादी ने बताया कि इससे पहले भी वो जनता दरबार में शिकायत लेकर आ चुके हैं और यहाँ से आदेश भी दिया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फरियादी ने जैसे ही कहा कि वो पहले भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री ने टोका कि आप पिछली बार कब आए थे। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि 2021 में आया था। मुख्यमंत्री ने कहा आप आए थे, यहाँ हमसे मिले थे, इसके बावजूद नहीं हुआ। यह तो बड़ा ही अजीब बात है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव दीपक कुमार से कहा कि आप मोबाइल देखते रहिए, ज़रा इधर भी देख लीजिए। हड़काने के बाद दीपक कुमार मुख्यमंत्री के पास आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 2021 में आए थे, देखिए इस मामले को। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे जब यहीं बैठते हैं तो खाली मोबाइल पर क्या करते रहते हैं। उसके बाद अधिकारी ने कहा कि सर क्या मामला है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो कुछ हो उससे आपको मतलब क्या है, पहले आप ज़रा देख तो लीजिए। जिसके बाद अधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद सोमवार को हालात काबू में है। सुरक्षा बलों ने सुबह शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इस बीच पुलिस ने अभी तक 60 लोगों को अरेस्ट किया है। रविवार देर रात इस मामले में फिर माहौल बिगड़ गया। 2 गुटों में जमकर पथरा हुआ। मामला बिगड़ा तो एक गुट ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। करीब 8 राउंड फायरिंग भी हुई। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। पत्थरबाजी में ट्रैफिक DSP कमल किशोर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिटी SP के विजय शंकर ने बताया कि भाजपा नेता अभय सिंह को रविवार को जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 120 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है।
दरअसल शनिवार की रात रामनवमी के झंडे के खंभे में मांस का टुकड़ा मिलने को लेकर रविवार रात हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान एक गुट ने मंदिर में बैठक कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव हो गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। 3 घंटे तक ये बवाल हुआ। वो भी है उसके साथ में और घास का और भी ऐसा थे। सुपौल में छात्रों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस ने ट्रक में टक्कर मार दिया, जिससे स्कूल बस पर सवार कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। यह घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया के समीप NH 327E पर घटी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राधेश्याम पब्लिक स्कूल सुपौल की बस पिपरा की तरफ से बच्चों को लेकर सुपौल स्थित स्कूल ले जा रही थी। इसी दरमियान कटैया के समीप एक खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस का आगे वाला भाग बिल्कुल जर्जर हो गया। वहीं बस पर सवार कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक घटनास्थल पर पहुंचे और स्कूल के प्रति काफ़ी आक्रोशित नजर आए। मिल रही जानकारी के अनुसार जो बच्चे घायल हुए हैं उन्हें आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना के बाद अभिभावक सब घटनास्थल पर पहुंचे और जमकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। घायल बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में विगत 6 अप्रैल को फाइनेंस कर्मी से हुए लूटकांड का 72 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 4 अपराधियों को 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी का 1 बाइक, लूट का 4500 रुपया नगद और लूट के दौरान इस्तेमाल किए गए अपाची बाइक के साथ इनको गिरफ्तार किया। लूट कांड का खुलासा करते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबैया पुल के पास इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जहां से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाशी लेने पर हथियार और लूट का रुपया बरामद हुआ। पूछताछ में अपराधियों ने 2 दिन पूर्व हुए फाइनेंस कर्मी से हुए लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार अपराधियों में सुभाष सहनी, अजय सहनी, नारद सहनी और रंजन सहनी शामिल है। सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। ये सभी कई लूट, चोरी और डकैती कांडों में फरार चल रहे थे। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। सुभाष सहनी, अजय सहनी, नारद सहनी और रंजन कुमार, ये सभी हरसिद्धि थाना के हैं। इनके पास 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 1 चोरी का मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त किया हुआ 1 अपाची मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, 1 डिमांड स्लिप और 4500 रुपये नकद बरामद हुए हैं, जो कि लूट का प्रतीत होता है। सुभाष सहनी के विरुद्ध चोरी के 3 कांड दर्ज हैं। अजय सहनी के विरुद्ध 4 आपराधिक मामले हैं चोरी के। नारद सहनी के विरुद्ध 1 चोरी का और 1 डकैती की योजना का मामला दर्ज है हरसिद्धि थाना में ही। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत आई हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने कहा कि यूक्रेन ने कभी किसी और देश पर हमला नहीं किया। हम लोग अकारण जंग से पीड़ित हैं। जैसा कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है और हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक आक्रामक देश से घिरे हैं। झापरोवा ने सोमवार को विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा से मुलाकात की। एमिन झापरोवा ने कहा कि हम भारत को उसके आर्थिक संबंधों को लेकर किसी भी तरह से निर्देश नहीं दे सकते। हमें लगता है कि भारत को अपने संसाधनों को लेकर विविधता लानी चाहिए, नहीं सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि अपनी सैन्य के क्षेत्र में भी लाना चाहिए। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे देश में जब हम सिर्फ रूस पर निर्भर थे तो उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। भारत को सैन्य अनुबंधों, राजनीतिक बातचीत में व्यावहारिक होना चाहिए। एमिन झापरोवा ने कहा कि अगर मेरे राष्ट्रपति की बात प्रधानमंत्री मोदी से होती है तो वे उनको यूक्रेन आने का न्योता ज़रूर देंगे।
मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्वगुरु है और मूल्यों और न्याय के लिए लड़ते हुए हमने यूक्रेन में यही महसूस किया है। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने नालंदा और सासाराम हिंसा पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार हिंदुओं को बचाया जा रहा है, मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं इफ्तार पार्टी पर नीतीश तेजस्वी को भी ओवैसी ने घेरा। ओवैसी ने कहा कि सेकुलर सीएम और डिप्टी सीएम को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं है। ओवैसी ने इससे पहले भी बिहार शरीफ मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। कहा था बिहार में 100 साल से ज़्यादा पुराने मदरसे को जला दिया गया। जो सेकुलरिज्म के चौधरी लोग हैं, जो लोग मेरे चुनाव लड़ने पर मुझ पर क्या क्या झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, अब तो कुछ बोलो आप। ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टोपी पहने तस्वीर भी ट्वीट की। लिखा, सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने की बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेकुलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो बख्तियारपुर का नाम बदल देंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तो बख्तियार खिलजी के नाम पर बने बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर आए स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी भारतवासी मुगल का वंशज नहीं है, मुसलमान भी हमारे ही वंशज हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 5 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय आए हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी और टोपी पहनने में मस्त हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान को खुश करके ही पीएम बन सकते हैं। उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है। बिहार जल रहा है और सरकार दंगाइयों को बचाने में जुटी हुई है। निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही बिहार के मुखिया की हालत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कमज़ोर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में बिहार सहित भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। भारत में इस बार बारिश कितनी होगी और कैसी होगी, इसका पहला पूर्वानुमान जारी हो गया है। वेदर रिपोर्ट देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मानसून 2023 के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जो काफ़ी डरा देने वाली है। स्काईमेट ने बताया कि LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने एक बयान में कहा कि ला नीना के खत्म होने के बाद अब आने वाले दिनों में अल नीनो दस्तक देने वाली है, जिसके कारण मानसून के कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है। स्काईमेट ने कहा कि भारत में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत का 94% रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भी जल्द ही अपने वार्षिक मानसून पूर्वानुमान की घोषणा कर सकती है। दरअसल भारत के लगभग आधे से ज़्यादा किसान अपने खेत में चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून-सितंबर बारिश पर निर्भर रहते हैं। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्से में बारिश की कमी का खतरा बना रहेगा। स्काईमेट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन की दूसरी छमाही के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारत के उपजाऊ उत्तरी, मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाकों में गेहूं जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे हजारों किसानों को नुकसान हुआ है। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। सब्सक्राइब जरूर करें।